पिछले वीडियो में आप सभी से एक क्वेश्चन किया गया था कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा किस वर्ष में पहली बार शिमला से बाहर आयोजित की गई थी। तो दोस्तों काफ़ी कम आंसर्स आए और जिन भी स्टूडेंट्स ने आंसर किए उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप वही स्टूडेंट्स हैं जो आने वाले समय में जिनके एग्ज़ाम्स क्रैक होंगे। मैं जानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसलिए आंसर करना भी टफ होना था। बट दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ रहे हैं उन्हीं को सफलता मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि कम पढ़ना है और सफलता हासिल करनी है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मैं किसी भी विकट परिस्थिति में या फिर काफ़ी मुश्किलों के बाद भी वीडियोस प्रोड्यूस कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आपको भी मेहनत करनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो है ये शिमला से बाहर आयोजित की गई थी 2005 में। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कारण बताएगा कि 2005 में बाहर क्यों आयोजित की गई थी, तो दोस्तों उस स्टूडेंट को मैं फ्री क्रैश कोर्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो ज़रूर आप कमेंट करना। और हर एक स्टूडेंट को नहीं बोलता कि कमेंट करो कमेंट करो। जो भी स्टूडेंट्स अपना नॉलेज जो है ये दिखाना चाहते हैं या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लिखने की कुछ, क्योंकि जो भी हाई लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं लिखना पड़ता ही पड़ता है उनमें, तो ज़रूर आप कमेंट किया करो। अदरवाइज़ कोई यहाँ पे बाध्यता नहीं है। अब दोस्तों 2 मार्च 1948 की बात है। नई दिल्ली में सम्मेलन हमें देखने को मिला था। शिमला पहाड़ी राज्यों के शासकों का नेतृत्व इसमें एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जिसमें क्या था कि शिमला पहाड़ी राज्यों की राजकुमारी जो है उसको भारत के साथ अपने राज्यों का विलय करना था। ठीक है, तो किसने नेतृत्व किया था ये क्वेश्चन बार बार आता है। नाम तो मैं आपको बता दूंगा इसका, बट आपको बताना है कि ये बेसिकली शासक कहाँ से रिलेटेड था, किस रियासत से। तो नाम है दोस्तों जोगिंदर सेन। अभी कमेंट करके बताना जोगिंदर सेन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं इनसे रिलेटेड भी। उसके बाद दोस्तों 1947 में जुब्बल राज्य में एक जिम्मेदार सरकार जो है उसकी स्थापना की गई थी। 1947 में क्या हुआ था कि देश आज़ाद हो गया था और 550 के आसपास रियासतें थीं जो बिल्कुल आज़ाद थीं। तो इस समय हर एक रियासत में अपनी अपनी सरकार बनाई गई थी। तो मुख्यमंत्री कौन था जुब्बल का 1947 में? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पे जो आप से ऑप्शन देख रहे हो भागमल सोठा, बेसिकली इन्होंने धामी प्रजामंडल, धामी आंदोलन इन सब में भाग लिया हुआ था। और जो धामी गोलीकांड हुआ था इन्हीं की गिरफ्तारी से रिलेटेड हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। 1939 की बात है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वाई एस परमार सिरमौर राज्य के जिला और सत्र न्यायाधीश थे। अब दोस्तों अगर आप हिमाचल का 70% तक जीके अगर कवर करना चाहते हैं तो डॉक्टर वाई एस परमार जी के बारे में पढ़ लो, बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सबसे लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं, हिमाचल को इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया है, फादर ऑफ हिमाचल इन्हें बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका कैरियर कैसा रहा, क्या ये शुरू से ही नेता थे या फिर सोन? नहीं दोस्तों, एक समय था जिला और सत्र न्यायाधीश थे ये। तो ये समय कौन सा रहा? 1937 से लेकर के 1941। और 1941 में इन्हें निष्कासित किया गया था सिरमौर से। फिर दिल्ली में जाके इन्होंने एक संगठन बनाया था सिरमौर का, और काफ़ी शिकंजा कसा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध या फिर जो सिरमौर का शासक था उसके विरुद्ध। तो 1943 से लेकर के 46 तक इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना, बार बार पूछे ही जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, डॉक्टर वाई एस परमार और भागमल सोठा। तो इन्होंने दोस्तों हिमालयन स्टेट्स रीजनल काउंसिल मोस्ट इम्पोर्टेंट का आयोजन किस स्थान पर किया था? तो दोस्तों जितने भी प्रजामंडल थे बेसिकली उन्हें इकट्ठा किया गया था और हिमालयन स्टेट्स रीजनल काउंसिल जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है किस स्थान पर हुआ था? और इसमें शिमला हिल स्टेट्स थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ओबियसली दोस्तों ये शिमला में ही आयोजित हुआ था। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है लुधियाना में हुई थी।
उसमें भी काफ़ी कुछ इससे रिलेटेड हमें देखने को मिला था, तो इसको भी याद रखना। अब दोस्तों दिल्ली दरबार, चाहे 1877 की बात हो या फिर 1911 की हो, कोई भी हो, क्वेश्चन जरूर आता है कि पहाड़ी शासकों में से चाहे मंडी पूछ लिया जाए, चंबा पूछ लिया जाए, कहलूर पूछ लिया जाए, किसने भाग लिया था, मंडी के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चाहे 1911 की बात करूं या फिर 1877 की, तो 1877 के दिल्ली दरबार में मंडी के किस शासक ने भाग लिया था? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। और ये जो भवानी सेन आप देख रहे हैं, याद रखना 1911 में इन्होंने भाग लिया था, ना कि 1877। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आधा अधूरा पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में चले जाते हैं, एग्जामिनर यहीं फंसाता है, तो बड़े ध्यान से देखिए इन चीज़ों को। तो विजय सेन, इसने भाग लिया था दोस्तों 1877 के दिल्ली दरबार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947, याद रखना ये वो दिन था जो दोस्तों 300-400 सालों से हर एक भारतीय इंतजार कर रहा था। भारत आज़ाद हो गया फाइनली, तो हर एक स्थान पर हिमाचल क्या, पंजाब क्या, दिल्ली क्या, हर एक राज्यों में हर एक स्थान पर तिरंगा झंडा फहराया गया। तो ऑब्वियसली शिमला में भी फहराया गया। और ये सारी एक्टिविटीज़ मुख्य रूप से जो गिरजा मैदान है या फिर रेत जैसा में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे देखने को मिला था सब कुछ। तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था दोस्तों? अब मैं यहाँ पे बिल्डिंग की बात करूँगा, मैं किसी पार्टिकुलर प्लेस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बिल्डिंग्स काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों एलर्सली। अब एलर्सली जो है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि पंजाब गवर्नमेंट जो थी, हिमाचल भी उसका जब हिस्सा था, तो सेक्रेटरीट इसका हुआ करता था इसमें, ठीक है। और अब हिमाचल ने अपना सेक्रेटरीट जो है चेंज कर दिया है, और ये होमवर्क आप सभी के लिए है, कमेंट करके बताना है कि एचपी सेक्रेटरीट जो है ये किस बिल्डिंग में है या फिर किस स्थान पर है, ठीक है। चंबा शासकों के अत्याचारों के खिलाफ किस वर्ष में भाटियात के लोगों का आंदोलन हुआ? तो भाटियात जो है दोस्तों, इस समय अगर मैं बात करूं तो एससी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनमें से एक है चंबा। तो आंदोलन यहाँ पे देखने को मिला था यहाँ के शासक के विरुद्ध, क्योंकि शासक तो करप्ट होते ही थे, उनका तो आपको पता ही है उनका क्या हिसाब किताब होता था। साथ में उन्होंने जो अपने वजीर वगैरह रखे होते थे वो भी उनसे भी आगे बढ़ जाते थे। तो भाटियात के लोगों ने इस ईयर में, किस ईयर में, ध्यान से हर एक वीडियो को देखो मेरे एज ए मॉक टेस्ट, यानी कि खुद अटैम्प्ट करो हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। तो 1895 ईस्वी की बात है ये। भाटियात आंदोलन 1885 में देखने को मिला था। बाकी शासक कौन था एंड सो ऑन, ये हाई लेवल एग्जाम्स के लिए आपको देखना है अच्छे से। 1944 की बात करूं, आज़ाद हिंद फौज के देशभक्त डैश को लाल किले में फांसी दी गई थी, जो धर्मशाला के थे। अगर कोई भारतीय है तब तो बात अलग है, अगर कोई हिमाचली है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो धर्मशाला से थे ये। 1944 में आज़ाद हिंद फौज के ये सिपाही रहे हैं और लाल किले में इन्हें फांसी देखने को मिली थी। तो नाम क्या है दोस्तों? मेजर दुर्गामल, धर्मशाला से थे, ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज़ाद हिंद फौज जो है बेसिकली ये हमें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा देखने को मिली थी। और 1942 के आसपास या 43 के आसपास इंडियन नेशनल आर्मी थी ये, बाद में इसे चेंज किया गया था जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी ने इसे ज्वाइन किया। पझौता आंदोलन जो है, इसके नाम से जाने जाने वाला एक महत्वपूर्ण संघर्ष सिरमौर राज्य में किस वर्ष आयोजित किया गया था? यानी कि पझौता आंदोलन जो है सिरमौर में कब देखने को मिला था? और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में ही लगभग देखने को मिला था ये। तो आप सभी को अब याद आ गया होगा, मैं 1942 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस स्थान से यमुना नदी हिमाचल में उद्गम करती है? यानी कि हिमाचल में किस स्थान पर एंटर करती है जो यमुना नदी है? अब दोस्तों याद रखना किस स्थान पर एंटर करती है और किस स्थान से एग्जिट करती है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऑप्शंस में आपको क्या क्या मिल रहा है देखने को?
खादर-माजरी और ताजेवाला। तो दोस्तों ये जो खादर-माजरी है यहाँ से एंटर करती है हिमाचल में यमुना नदी, और ताजेवाला जो है यहाँ से एग्ज़िट करती है। तो यहाँ पे पजल मत होना, इम्पोर्टेंट है। और सिरमौर ज़िले की ये बात हो रही है। किसान सभा के दौरान लक्ष्मी सिंह और बैद सूरत सिंह ने कौन सा आंदोलन चलाया था? किसान सभा। तो दोस्तों ये आंदोलन हमें देखने को मिला था पझौता आंदोलन। तो ऊपर मैंने जानबूझ के डिस्कस नहीं किया कि पझौता आंदोलन जो है किसके द्वारा देखने को मिला था, क्योंकि मैं चाहता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप इसको ध्यान से देखें। तो पहला नाम तो आ गया यहाँ पे श्री लक्ष्मी सिंह और बैद सूरत सिंह, ये हर एक स्टूडेंट को याद होता है, बट आपको साथ में लक्ष्मी सिंह भी याद रखना है। इन दोनों व्यक्तियों ने अहम भूमिका निभाई थी पझौता आंदोलन में। उसके बाद दोस्तों 996 ईस्वी की बात है। अगर मैं बात करूं हिमाचल का ऐसा मठ जिसे हिमालयन अजंता के नाम से जाना जाता है, तो उसकी स्थापना ये शशोद ने करवाई थी, जो कि तिब्बत का रूलर था। अब याद रखना तिब्बत जो है बेसिकली जो लाहौल स्पीति है या फिर बुशहर है, किन्नौर है, यहाँ तक इनकी पहुँच हुआ करती थी। तो ये मठ कौन सा है? अब तो काफ़ी इजी है इसका आंसर करना आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने बता दिया है, ताबो मठ। और दोस्तों इतना याद रख लेना, दुनिया का सबसे पुराना मठ कौन सा है इस समय जो मौजूद है? ताबो मठ। ठीक है, तो इसके बारे में 2-3 जो भी जानकारियाँ बन रही थी मैंने आपको पहुँचा दी हैं। 1804 ईस्वी पूर्व बिलासपुर के किस राजा ने मंडी, चंबा और अन्य छोटे कांगड़ा के स्थानों को किससे युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो बेसिकली ये सब कुछ हुआ था महाराजा संसार चंद के विरुद्ध, क्योंकि दोस्तों इतने महत्वाकांक्षी शासक उभरे थे महाराजा संसार चंद कि अगर महाराजा रणजीत सिंह और अमर सिंह थापा, अगर ये 2 व्यक्ति ना होते दोस्तों, नेपाल भी कांगड़ा का होता, पंजाब भी कांगड़ा का होता। तो बेसिकली जैसे ही कहलूर के शासक के ऊपर हमला किया महाराजा संसार चंद ने, तो उसने कुछ एक इलाकों को अपने साथ मिलाया, जैसे मंडी हो गया, चंबा हो गया, सिरमौर भी था, और आमंत्रित कर दिया किसको? अमर सिंह थापा, जो कि सेनापति था गोरखा आर्मी का। तो ए इज़ राइट आंसर। इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना। महल मोरिया में हराया गया था महाराजा संसार चंद को, किसके द्वारा? अमर सिंह थापा के द्वारा। और फिर 1809 ईस्वी में संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? ज्वालामुखी की संधि हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरपुर के वजीर और प्रमोद चांद और जसवा और दतारपुर के राजाओं ने किससे विद्रोह करने की कोशिश की थी? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, मिस्टर लॉरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राशर झील के किनारे बने मंदिर की वास्तुकला शैली कैसी है? तो प्राशर भगवान जो हैं ये दोस्तों मंडी के सबसे अहम भगवान हैं। प्राशर ऋषि यहाँ पे रहते थे, निवास स्थल था उनका। तो यहाँ पे एक मंदिर है दोस्तों प्राशर झील के किनारे, बड़ी खूबसूरत झील है, उसके किनारे है ये मंदिर, और पगोडा शैली के ऊपर बनाया गया है। एक छत के ऊपर दूसरी छत, दूसरी के ऊपर तीसरी छत एंड सो ऑन। तो ये आर्किटेक्चरल स्टाइल हुआ करता था टेम्पल्स का हिमाचल में, और बेसिकली ये बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित था। डोरू किस जिले की ऊन की बनी पोशाक है? डोरू दोस्तों, डोरू हमें बेसिकली देखने को मिलता है किन्नौर में, और किन्नौर की जो महिलाएं ये पोशाक पहनती हैं अल्जीरिया के लोगों के साथ इनकी पहचान की जाती है। उसके बाद शोंग टोंग जल विद्युत परियोजना जो है इसकी क्षमता कितनी है? तो जल विद्युत परियोजनाओं को अच्छे से देख लेना। शोंग टोंग जल विद्युत परियोजना जो है किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है, और इसकी क्षमता है 450 मेगावाट। ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता वाले जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये किन्नौर ज़िले के आसपास देखने को मिलते हैं।
अच्छा दोस्तों, 1500 मेगावाट कैपेसिटी जो है ये नाथपा झाकड़ी परियोजना की है, जो कि सबसे बड़ी परियोजना है हिमाचल की। तो कमेंट करके बताओ जिला कौन सा है, नदी कौन सी है, इसके बारे में बताओ, कब एस्टेब्लिश किया गया था, कौन इसे मैनेज कर रहा है, एंड सो ऑन। पालमपुर में मशरूम विकास परियोजना 1985, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, किस देश की तकनीक के साथ शुरू की गई थी? तो डच इसमें सहायक थे। डच वो लोग होते हैं जो हॉलैंड या फिर नीदरलैंड्स, ठीक है, तो पजल मत होना। उसके बाद जनगणना 2011 में हिमाचल प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो लगभग 13% या फिर 12.9% आपको याद रखना है। अब दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल फ्री चाहते हैं आप तो व्हाट्सएप कर देना, यह है व्हाट्सएप नंबर। बाकी पेड क्रैश कोर्सेज जो हैं ये भी चल रहे हैं, हर एक परीक्षा के लिए फीस 50% है, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।